प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल जी और प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा मूर्ति मीणा जी से निवेदन है कि वो आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी होगा? मैं करूंगा। बाकी मैं इस प्रेस संबोधन में मैं सबसे पहले प्रमोद वशिष्ठ जी से निवेदन करूंगी कि वो मुख्यमंत्री जी का पार्टी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगी मूर्ति मीणा जी से कि वो श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का स्वागत करें, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। मैं मनीषा सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय दिया कुमारी जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी सरिता गैना जी का कि वो मंजू शर्मा जी का दुपट्टा पहना के स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मूर्ति मीणा जी से कि वो सरिता गैना जी और एकता अग्रवाल जी को दुपट्टा पहना करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 2 दिन पहले संसद में जो स्थिति बनी, उसी विषय को लेकर के आज का इस प्रेस संबोधन का हमने आयोजन किया है। हमारे बीच में आज के इस प्रेस संबोधन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ ही माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी जो राज्य मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, माननीय दिया कुमारी जी हमारे बीच में हैं जो उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में, जयपुर शहर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मूदना जी, श्रीमती सरिता गैना प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल जी और प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा मूर्ति मीणा जी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि प्रेस को संबोधित करें। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारी बहन सावित्री जी, दिया जी, राखी जी, मंजू दीदी जी, अलका जी, सभी हमारे एकता जी, सरिता गहना जी, सभी हमारी बहनें। मेरे भाइयों, आज ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि आप सभी देख रहे हो, जैसा आप सभी को पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला शक्ति को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 एवं केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लेकर आए थे। ये विधेयक वो विधेयक था कि इसके पारित होने से 2029 के आम चुनावों में ही लोकसभा और विधानसभा में हमारी माता बहनों को 33% आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम होता। क्योंकि आपने जैसा देखा है और आप जानते हैं, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी माता बहनों का हक था, जो सबसे ज्यादा देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार रही, उसने कभी नहीं सोचा
इसके अलावा ये हमारी संस्कृति में भी है कि लगातार हमारी माता बहनों का स्थान आगे होना चाहिए। देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। इसे ही देखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण देकर सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला था, जो विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण यह पारित नहीं हो सका। लेकिन इस विधेयक को लेकर संसद में जो हुआ, उसने न केवल भारत के लोकतंत्र को बल्कि देश की आधी आबादी, हमारी माता बहनों के सपनों को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। भारत के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल का दिन एक नए अध्याय के रूप में जुड़ सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपनी स्वार्थ की राजनीति से इसे काला पृष्ठ बना दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की थी, और हमारे गृह मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके जो प्रश्न थे, एक एक प्रश्न का उनको जवाब दिया। जो उनके अंदर भ्रांतियां हुई, उन भ्रांतियों को भी निकालने का काम किया। हमारे उन सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह नारी शक्ति के विरोध में खड़ा रहा। मोदी जी का सपना है कि विधानसभा से लेकर संसद तक हमारी मातृशक्ति का नेतृत्व हो। नारी शक्ति बंधन केवल बिल नहीं है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प का आधार है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आज से नहीं है, ये अनादिकाल से है। हमारी संस्कृति में माता बहनों को आगे रखा है। आप देख सकते हैं, भगवान से पहले हमारी माता का नाम आता है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। अरे ये तो हमारी संस्कृति है कि हम माता बहनों को आगे रखते हुए, हमारी संस्कृति बताती है कि इससे हमारी माता बहनों का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई, उनमें अगर सबसे पहले महत्वपूर्ण जाति थी तो वो हमारी मातृशक्ति थी। वो कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाओं को स्थान दिया। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2014 के बाद जो आप देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माता बहनों के लिए जिस तरह से अभियान लिया, क्योंकि जब 2014 में हमारी सरकार आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमारे लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आधार पर आज देख सकते हैं कि उस अनुपात में कितनी कमी आई है। हमारी बहनों की संख्या कितनी बड़ी है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। आप ये भी देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो माता बहनों की पीड़ा थी, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के शौचालय बनवाने की, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी, ये सारी जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। बहुत सारी योजना है, लेकिन विपक्ष ने अपनी ओछी राजनीति के चलते देश की करोड़ों बहनों के अरमानों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसे दलों ने इस विधेयक का समर्थन न करके महिलाओं की आकांक्षाओं और अधिकारों के प्रति हुई अपनी उदासीनता जाहिर कर दी है। ये वो पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है माता बहनों के नाम पर।
ये परिवारवाद से आगे नहीं निकलते हैं। पूरा देश जानता है ये वो पार्टियां हैं जो परिवार की पार्टियां हैं, उससे आगे नहीं निकल सकती। इनमें महिलाओं को आगे लाने में भी इनको दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं लोकसभा में कांग्रेस में इसके सहयोगी दलों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोककर महिलाओं का अपमान किया और फिर इस जीत का जश्न भी मनाया। लोकतंत्र के इतिहास में यह सर्वनाक पल था, यह सर्वनाक पल था। यह उनके असली चेहरे को उजागर करता है। सदन में से रोकने के लिए कांग्रेस और ईडी गठबंधन की सोची समझी रणनीति थी ताकि महिलाओं को उनका अधिकार ना मिल सके। विपक्ष ने ओबीसी महिला परिसीमन में दक्षिण भारत के नाम पर भ्रम फैलाया ताकि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा सके, असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। जबकि वास्तविकता यह है कि सीटों की संख्या बढ़ने पर सभी राज्यों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलता। और हमारे गृह मंत्री जी ने एक एक करके बताया, जो उनके प्रश्न थे उनका सबका जवाब दिया और उनको कहा कि कम नहीं, उनको ज्यादा मिल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि लेकिन समझेगा वो जो समझना चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग लगातार आप देख रहे हैं, सबसे सर्वनाक बात यह है कि यही दल महिला सम्मान का ढोंग करते हैं, लेकिन जब संसद में महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व देने का समय आता तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह इनका ढोंग भी है। कांग्रेस ने हमारी नारी सम्मान की केवल बातें की, बातों के अलावा कुछ नहीं किया। जब अधिकार और संवैधानिक धरातल पर उतारने का समय आया तो उन्होंने मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पुरानी रणनीति अपनाई। कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और आपने देखा होगा साहिबानों के केस और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस का रुख महिलाओं के खिलाफ रहा। विपक्ष ने राष्ट्र हित की बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी। उन्होंने साबित कर दिया कि इनके लिए महिला सशक्तिकरण सिर्फ चुनावी नारा है, नियत नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा देश हित के मुद्दे पर हमेशा इन्होंने विरोध किया है। चाहे सीएए का विरोध हो, आपने देखा अब कहां गया। सीएए का इन्होंने विरोध किया, सेना का अपमान इन्होंने किया। ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने किस तरह की भाषा बोली थी वो भी आप देख रहे हैं। विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक को देश और समाज के हित से ऊपर रखा। नारी शक्ति इस विश्वासघात को कभी भी भूलने वाली नहीं है। ये कान खोल करके विपक्ष के लोग सुन रहे हैं। क्यों जिस तरह का कुठाराघात उन्होंने किया है और समय आने पर हमारी माता बहनें इसका जवाब भी उनको देने वाली हैं। देश की मातृशक्ति सब भूल सकती है, लेकिन वो अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। राहुल गांधी जैसे नेता इस गंभीर मुद्दे पर भी जिम्मेदारी से बोलने की बजाय हल्की टिप्पणियां करते नजर आए। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी खुद को महिलाओं की हितैषी बताती, लेकिन संसद में उनका रुख उसके बिल्कुल विपरीत रहा। सपा डीएमके जैसे दलों का इतिहास भी महिला आरक्षण के विरोध में रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे पत्रकार बंधुओं, कि आप देख सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने अभी वीडियो देखा, उनकी सब आशंकाएं, उनके मन में शंका थी, पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की माता बहनों को भरोसा दिलाया है कि लोकसभा में अवरोध के बावजूद एनडीए सरकार नारी सम्मान, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखेगी। यह भी हम कहना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। जो काम विपक्ष ने रोका उसे हम जनता के आशीर्वाद से
पूरा करेंगे, ये भी हम कहना चाहते हैं। हम देश की जनता स्वयं इन दलों से उनकी कथनी और करनी के अंतर पर जवाब मांगेगी। मातृशक्ति भी आने वाले हर चुनाव में इन महिला विरोधी दलों को सबक सिखाएगी। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति के लिए कि हमारी माता बहनें कैसे आगे बढ़े, विकसित भारत में उनका योगदान कैसे रहे, लगातार हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, और राजस्थान के अंदर तो हम लगातार माता बहनों के लिए आंगनबाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको 10% हमेशा वेतन बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। या हमने 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन भी किया है, जिसमें 2000 कांस्टेबल मैंने सृजन किया है। और लखपति दीदी योजना में तो लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी माता बहनों का आर्थिक रूप से कितना संबल मिल रहा है, वो आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूत हो रही हैं। और मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत लगातार ऋण दिया जा रहा है, और राजस्थान सरकार ने तो 1 लाख की जगह उसको 1.5 लाख रुपए भी किया है। मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना, मां वाउचर योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिलाओं को लगातार सोलर दीदी के माध्यम से, बैंक सखी के माध्यम से लगातार सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, लगातार मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में माता बहनों को सुदृढ़ करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग, जो हमारी आधी आबादी है माता बहनों की, उसको जो उसका हक मिलना चाहिए, आपने देखा है कि 17 तारीख को किस तरह से उन्होंने हमारी उन माता बहनों के हक को छीना है। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि ये लोग वो लोग हैं जो देश में जब अच्छा काम होता है उसके लिए हमेशा ये विरोध करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हमारी ये मातृशक्ति पूरी रूप से जवाब देगी, इतना मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी से निवेदन करूंगी कि वो प्रेस को संबोधित करें। आज के प्रेस वार्ता के कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री महिला बाल विकास मंत्री दिव्या कुमारी जी, हमारी यहाँ की सांसद मंजू शर्मा जी, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष और सभी बहनें और सभी हमारे पत्रकार बंधु साथियों, जो 16 से 17 अप्रैल को विशेष सत्र, जो कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार हमारी महिलाओं को सम्मान और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब 2023 में, क्योंकि उस समय उनको लगता था और चुनाव था, तो विपक्ष को लगा कि अगर हम इसका विरोध करेंगे तो सर्वसम्मति से सबने पास किया। अब जब मौका आया, क्योंकि देश में हमारी आधी आबादी नारी शक्ति है, हम अर्ध नारी वर्षव कहते हैं, और आदिकाल से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में नारी शक्ति को हमने एक दर्जा दिया है
और हम नारी शक्ति को पूजनीय मानते हैं, आज से नहीं आदिकाल से। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर योजना में महिलाओं को एक केंद्र बिंदु में रखा और हर स्तर पे योजनाओं तक सीमित नहीं रखा। 2014 से हम लगातार देखते हैं स्वच्छ भारत की घोषणा की, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बना है। महिलाओं का सम्मान में उन्होंने आज यहां तक सीमित नहीं रखा। आज हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो कम से कम 90 लाख बचत समूह हैं, उनके माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और मुद्रा बैंक की योजना की बात करें तो 70% महिलाएं लोन लेके अपना स्वयं का रोजगार कर रही है। महिलाएं बचत समूह, स्टार्टअप और यहां तक जनधन खाते की बात करें, मैं एक ग्रामीण परिवेश क्षेत्र से आती हूं। मैं आज कहना चाहती हूं कि एक ऐसे क्षेत्र से आती हूं जहां दूर तक राजनीति का मेरे लिए कोई आसार नहीं थे, नई राजनीतिक मेरा बैकग्राउंड था। जहां 40 घर की बस्ती की रहने वाली महिला और वहां पर 40 घर की बस्ती में भी एक पक्का मकान था, सब कच्चे मकान और बरसाती से छाए हुए कवेलू के मकान और कच्ची दीवारें वाले मकान। आज की स्थिति बताना चाहूंगी कि आज अगर आप मेरे गांव में जाना चाहोगे तो आपको एक भी कच्चा मकान नहीं मिलेगा, सब पक्के मकान हैं। ये मोदी सरकार का कमाल है। और आज ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएं देखें तो आज महिलाओं को मोदी जी के प्रति विश्वास और सम्मान है और मोदी जी के प्रति उनको अटूट विश्वास है। और इस विश्वास को कायम रखने के लिए मोदी जी ने आधी आबादी को, जो कई दशकों से अपनी लंबी मांग को पूरी करने के लिए हर क्षेत्र की महिलाओं को एक आशा का किरण जगी थी। पर जब 16 और 17 का जब संसद चला तो जो महिलाओं को जो खुशी थी, कोई अपना वीडियो बना के व्हाट्सएप कर रही थी, कोई इंटरव्यू दे रही थी, कोई समाज सेवा क्षेत्र में काम कर रही, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हर क्षेत्र में अपना काम कर रही थी। पर हर महिला का एक ही था कि मोदी जी अब महिलाओं को आरक्षण देंगे। जो विधानसभा लोकसभा में जो माननीय नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प है 2047 में, उनको लगा कि अब हम विधानसभा लोकसभा में आने वाले समय में हम भी इस विकास की, राष्ट्र के विकास में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। पर विपक्ष का जब हम देख रहे थे, हम सब लोग वहां उपस्थित थे, एक बात वो जरूर कहते थे कि नारी वंदन बिल पास में हम आपके साथ हैं। उन्होंने कई तरह के उसमें रोड़े अटकाए। क्या आप भी लागू कर दो, आप उसी हिसाब से करो। अगर लागू ही करना है, महिलाओं को आरक्षण देना है, तो सबको पता है कि उस समय 54 करोड़ देश की आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी हो गई। और फिर इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, उनको सबको यह लगता था कि अगर हम समर्थन करते हैं तो हमारे राज्यों का नुकसान होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से दो बार
वहां पर एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम इस बात को दावे से कह सकते हैं कि किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का, किसी राज्य का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद भी इन लोगों ने और बहाने करे और बार बार सबको हमने मौका दिया। जब बात प्रतिपक्ष नेता की जब बोलने की बात आई तो आपने सुना होगा या सुन सकते हैं, उनको बोलने की जब बारी आई तो प्रधानमंत्री को जादूगर के रूप में, एक प्रधानमंत्री है देश का, उसको आप जादूगर बताते हैं। प्रतिपक्ष का जो रवैया उस समय था एक देखने लायक था और हमको ऐसा शर्म से हम झुक रहे थे कि क्या प्रतिपक्ष का नेता किस तरीके से वक्तव्य एक सर्वोच्च सदन में दे रहा है और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द को उपयोग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर तरफ से विपक्ष को कहा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि हमने अगर मोदी जी अकेला श्रेय ले रहा है तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी तरह से और एक एक सदस्य को कि अगर हमको हमारे राष्ट्र का विकास करना है और हमको नारी शक्ति को उनका हक हम दे नहीं रहे, उनका अधिकार हमसे अधिकार दे नहीं रहे, उनका अधिकार है, हमको देना नहीं है, वो ले रही है तो हमको सर्वसम्मति से इस नारी वंदन बिल पास करके उनको आधी आबादी का उनका हक दे रहे हो, आप उपकार नहीं कर रहे हो। ये माननीय मोदी जी ने और कहा कि मैं सबसे निवेदन करता हूं कि और आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी को जरूर देगी। आज मैं बताना चाहती हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को योजनाओं नी आपने नौकरी में, आज अगर हमारी महिलाएं कर्मचारी है उनको 12 सप्ताह अवकाश का था, उसको 26 सप्ताह करा ताकि नारी शक्ति आगे बढ़ सके, उसका स्वास्थ्य सही रहे, घर पालन पोषण बच्चों का कर सके। यहीं तक सीमित नहीं, उन्होंने नौकरी में आने वाले समय में आगे चल के अब जो मिलिट्री में जब भर्ती होगी तब महिलाओं को भी वो अधिकार दिया गया। हमने आने वाले समय में देखा है कि 2 महिलाओं ने उस पूरे देश जो पाकिस्तान को 2 महिलाओं ने ये बता दिया कि महिला के अंदर क्या शक्ति होती है। तो देश को और पूरे विश्व ने देखा कि नारी के शक्ति की कोई अपार शक्ति होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो जब नारी को आपने नाराज किया है और हर बार ये बहाना करा, जब हमको पता है कि जब 54 करोड़ की आबादी अब बढ़ के 140 होगी तो उसका परिसीमन तो जरूरी है और जरूरी है परिसीमन जाति जनगणना और उसको कहें कि हम बीच में लागू करें 2024 में क्यों नहीं करा। जब तक जनगणना नहीं होगी, आपकी जातिगत समीकरण नहीं बनेगा, तब तक आप किसी भाव में 24 में आप परिसीमन नहीं, ये इसका आरक्षण नहीं लागू कर सकते। 3 अमेंडमेंट थे और 3 ही अमेंडमेंट ये था कि एक तो जनसंख्या का था, दूसरा कि उसको जातिगत में ढालना था और परिसीमन का है कि किसी का भी नुकसान नहीं होता क्योंकि सीटें बढ़ती और सबकी अलग अलग सीटें बढ़ती और जहां पर 29 से 30 है तो वो ज्यादा बढ़ती, पर किसी का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं थी। और जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं होगा। इस पे उन्होंने बहुत तरह की बातें करके और इस बिल को पूरा उन्होंने मन बना लिया कि इस बिल को पास नहीं होने देना। अगर पास होता है तो किसने करा, तो मोदी जी ने करा, जबकि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से वक्तव्य में अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सर्वसहमति से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से और मैं पूरा विज्ञापन दूंगा कि
कि सबकी सर्वसहमति से पास हुआ और सबको इसको सर, क्योंकि दलगत राजनीति मत करो, आप ऊपर उठ के राजनीति करो, ये माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा। और आज हमारी महिलाएं, जो आज 33% आरक्षण मिलता, महिलाएं विधानसभा लोकसभा में, पर बीजेपी का और मोदी जी का ये नारा है, उन्होंने कहा है। और जब रात को उन्होंने संबोधित किया राष्ट्र को, तो तब उनके अंदर एक पीड़ा थी कि महिलाओं को आज मैं किस दुख से कहना चाहता हूं, और ये पीड़ा उनके अंदर झलक रही थी। और उन्होंने कहा कि हम कभी झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ये करके दिखाएंगे। आने वाले समय में हमारी बहनों को जरूर इंसाफ मिलेगा, ऐसा ही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप सभी इस प्रेस संबोधन में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी मेरी मातृशक्ति, आप सभी का अल्पाहार बाहर है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि अल्पाहार लेकर के पधारें आप।